रिफ्रैक्शन में, लेकिन इसका नाम क्या है, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है ना। तो कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना होना चाहिए। हाँ बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हो, रिफ्लेक्शन का ही फिनोमेना होगा, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन के साथ। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा का पूरा यानी कि ये टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। जितने भी वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं वो सब कुछ उसके पूरे हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, नीट से रिलेटेड, जेई से रिलेटेड। ओके, तो चलो हम लोग भाई शुरू करते हैं। क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जो है जनरल में देखेंगे कि भाई ये रिफ्लेक्शन हो कैसे सकता है। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं भाई, हम लोग जो है पहले जो पढ़ते थे रिफ्रैक्शन में, तो हम लोग देखते हैं। मान लो कि हमारे पास ये एक इंटरफेस है, बता चुका हूं मैं, यानी कि इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब क्या होता है, जहां पे दो मीडियम आपस में क्या करता है, मिलता है। ठीक है ना, ये बाउंड्री दो मीडियम का है। तो अगर मैं बोलूं इसको कि ये भाई एक मीडियम है और एक ये मीडियम है, अब इसको मैं मीडियम 1 बोल रहा हूं, इसको मीडियम 2 बोल रहा हूं। ठीक है, अब देखो पहले फंडा समझो कि अगर मैं इसको बोलूं कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, μ2 है। ओके, तो भाई मीडियम 1 इसका नाम दिया, तो इन्हें इसी में से इंसिडेंट रे होगा। तो मान लो कि इसमें से कोई भी एक इंसिडेंट रे ऐसे यहां से, मतलब इधर से इंसिडेंट रे आपका यहां जाके बाउंड्री पे गया, तो बाउंड्री पे क्या डालते थे, नॉर्मल डालते थे। चलो भाई ठीक है, अब यहां के बाद ये डिसाइड होगा कि अब ये इधर बेंड कर सकता है कि इधर बेंड कर सकता है। समझ में आ रहा है बात को? तो मतलब क्या कि भाई हमें देखना है कि अगर ये मीडियम अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है तो पक्का जैसा ही इंसिडेंट रे, यानी कि जो आई है मेरा, जैसे ही यहां पे इंसिडेंट रे यहां पे जब पहुंचेगा बाउंड्री पे, तो इसके बाद क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन मेरा इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और इस डायरेक्शन में, यानी कि ये नॉर्मल के तरफ मुड़ सकता है या नॉर्मल से दूर मुड़ सकता है। क्लियर है? तो हम क्या है कि एक थोड़ा सा बेसिक लॉजिक लगाएंगे रिफ्लेक्शन वाला। तो अगर सोचो कि अगर ये कोई इंटरफेस होता या कोई सरफेस होता और अगर कोई ये रे इधर से जा रहा है और अगर यहां पे नॉर्मल हम खींचते, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि जिस मीडियम से गया उसी मीडियम में वापस आ जाना चाहिए। तो अब देखो अगर इधर के और तरफ बेंड होता, इधर की तरफ बेंड होता है, ठीक है, अगर इधर की तरफ बेंड होता है तो इसका वापस आने का संभावना क्या है, बहुत ही कम है। समझ में आ रहा है बात को? तो पक्का ये तो क्लियर हो गया कि भाई इसको कैसे बेंड होना चाहिए। तो इसको बेंड जो होना चाहिए वो नॉर्मल से अवे, यानी कि दूर होना चाहिए बेंड, ताकि ये घूम, यानी कि अगर इधर की तरफ ये बेंड होगा, ये अगर बेंड होगा तो ये आई है और ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर इधर बेंड होगा तो हो सकता है कि अगर मैं यहां पे कोई एक दूसरा लाइट इधर भेजूं, मैं मान लो एक ब्लू वाला लाइट इधर से गया, ये वाला गया, और इसके लिए आई, अगर ये आई, इसके लिए I2 है, तो यहां पे रिफ्रैक्शन और ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा तो इधर जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा R2। समझ में आ रहा है बात को? यानी कि ये हमारा, इसको 1 बोल देता हूं, इसको 1 बोल देता हूं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये तो पक्का हो गया भाई कि जब यहां से एक लाइट एक मीडियम से चल रहा है और अगर इंटरफेस पे मुड़ा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए लाइट को नॉर्मल से दूर बेंड करना पड़ेगा। समझना, लाइट को नॉर्मल से दूर बेंड करना पड़ेगा। और लाइट नॉर्मल से दूर कब जाता है, जब ये मीडियम रेयर होता है और ये मीडियम क्या होता है, डेंसर होता है। तो यहां से सबसे पहला कंडीशन तुम्हारा निकल के आया क्या बाबू, कि फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर TIR होना है तो लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम क्या, डेंसर टू रेयर मीडियम, यानी कि फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। मतलब क्या समझे कि भाई ये जो μ1 की जो वैल्यू होगी, यानी कि μ1 की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी किससे, μ2 से, है ना। क्यों होगी ऐसा,
इसलिए कि हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि जो रे गया उसी को रिफ्लेक्ट करवाना है। तो रिफ्लेक्ट तभी पॉसिबल है जब ये लाइट नॉर्मल से दूर बेंड करे, और बेंड करते 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 ऐसे तरह इधर ऐसे जाना शुरू कर दे। ठीक है, तो संभावना कब बनता है ऐसा पॉसिबिलिटी का, जब हमारा रे नॉर्मल से दूर बेंड करे। क्लियर है? तो एक कंडीशन क्या मिल गया भाई, कि भाई लाइट जो ट्रेवल करेगा वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा। तो क्या होगा कि म्यू1 की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी और म्यू2 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। समझ रहे बात को? अच्छा, तो अब हम क्या बोलते हैं, यहां पे एक चीज और सीखते हैं। क्या सीखते हैं भाई, कि एक चीज और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्या? एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है क्रिटिकल एंगल। क्या नाम है? क्रिटिकल एंगल, है ना, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, यानी कि इसको, इसका क्या तात्पर्य है, तो एक्चुअली में ये जो क्रिटिकल एंगल है ये एक्चुअली में इंसिडेंट एंगल है। कौन सा एंगल है? इंसिडेंट एंगल ही है, लेकिन एक खास कंडीशन के लिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इट इज द इंसिडेंट एंगल for which angle of refraction will be equal to 90 डिग्री। समझ में आ रही बात? मतलब समझना है ना, समझना बहुत ही अति आवश्यक है। अगर मैं बोलूं कि सर अगर ये नॉर्मल है और यहां से अगर ये राइट ब्लैक वाला लाइट गया तो ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, और ज्यादा एंगल पे गया ब्लू वाला लाइट गया तो इधर रिफ्लेक्ट हुआ। अगर मैं यहाँ पे एक रेड लाइट अगर भेजूं ऐसे, है ना, अगर ये रेड लाइट भेजूं और ये क्या हो जाए कि एकदम ये जो है इंटरफेस से जो है हम देखिए ग्लाइड कर जाए। समझ में आ रही बात को? इंटरफेस से ग्लाइड कर जाए, तो इसके लिए ये जो हमारा एंगल जो होगा ना, ये वाला रेड वाला जो एंगल होगा, ये एंगल जो होगा ये वाला, है ना, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, यानी कि थीटा सी हम लोग बोल रहे हैं। क्या? क्रिटिकल एंगल। किसके लिए? जब हमारा, यानी कि ये जो हमारा आर हो गया, ये जो आर हो गया, इसके लिए कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो मतलब तुम बोल सकते हो यहां पे क्या भाई, कि एज आई इंक्रीजेज, अगर इंसिडेंट एंगल इंक्रीज हो रहा है तो आर का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, तो आर ऑल्सो इंक्रीजेज। अब क्या बोल रहा है कि वेन आर की वैल्यू कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए? 90 हो जाए। मतलब क्या? तो आई जो हमारा जो इंसिडेंट एंगल होगा वो किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर हो जाएगा। मतलब बोल सकते हो क्या कि भाई क्रिटिकल एंगल एक ऐसा इंसिडेंट एंगल है जब जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ना 90 डिग्री। मतलब क्या है कि द रिफ्रैक्टेड रे है ना, ग्लेज ओवर द इंटरफेस ऑफ मीडियम, यानी एक ऐसा वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, यानी जो लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद जो इंटरफेस है उसके सहारे चला जाए। समझ में आए बात को? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर तुम कोई एंगल बढ़ाते हो, यानी कि अब इससे ज्यादा कोई अगर इंसिडेंट एंगल लेते हो, है ना, यानी अब इससे अगर ज्यादा कोई इंसिडेंट एंगल हम लेंगे, मान लो इससे बड़ा ले लिए ये वाला, ठीक है, ये एंगल ले लिए ये, ठीक है ना, तो अब ये जो हमारा इंसिडेंट एंगल है इसके लिए क्या हो जाएगा? अब ये जो है ये अब इधर नीचे इधर चला जाएगा। समझ में आया बात? तो मतलब क्या समझा कि ये हो गया रिफ्लेक्शन। क्या हो गया? ये रिफ्लेक्शन। मतलब क्या कि भाई जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जाएंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। कब? जब लाइट ट्रेवल करेगा डेंसर से रेयर मीडियम में, और बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा एंगल आएगा
जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि लाइट गया और दोनों के इंटरफेस को टच करता हुआ चला गया। समझ में आया बात को? तो उसी खास एंगल ऑफ इंसिडेंस को, ये जो रेड वाला है ना, उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल है जिसके लिए फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। समझ में आया बात को? तो अब मतलब बोल सकते हो कि अब जितना भी रे इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा इंसिडेंट पे जाएगा वो सभी के सभी रिफ्रैक्ट नहीं होके उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा कि 4TIR क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू क्या, क्रिटिकल एंगल। यानी कि आई जो होना चाहिए या तो बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किसके, थीटा सी के, तभी जा करके ये क्या हो पाएगा, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाएगा, है ना। अब इसको जो है थोड़ा सा यहाँ पे 3 डायग्राम है, अब इसको समझने में अगर दिक्कत हो रहा है तो 1 मिनट समझ लेता हूं मैं इसको और अच्छे से एक बार फिर से बताता हूं। दूसरा डायग्राम में है ना, छोटा सा डायग्राम से इसको समझ लो कि भाई क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो है फेनोमेना क्या है भाई। तो हम लोग सीख लेते हैं भाई क्या, कि अगर सर ये इंटरफेस है और सर अगर कोई लाइट यहां से, यहां मान लो कि एक सोर्स है, सोर्स से लाइट निकल रहा है भाई, ये गया यहां नॉर्मल डालिए, ये चला गया सर, ये I हो गया, I1 हो गया, ये हो गया R1, है ना सर। अब एक काम करिए सर, थोड़ा सा रे को और बढ़ाइए, तो बढ़ाइए सर, यहां सोर्स निकला और ऐसे गया, ठीक है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया और आपका ये ऐसे चला गया। समझ में आए बात को? तो ये हो गया तुम्हारा I2 और ये हो गया R2। तो ये देखो, ये I1 से बड़ा है I2, तो ये R1 से बड़ा हो गया और ज्यादा मुड़ गया। और अगर सर एक काम करिए और बढ़ा दीजिए सर, तो और बढ़ा दीजिए, तो और बढ़ा देंगे सर, यहाँ पे चला गया ना, और ये हमारा नॉर्मल है यहाँ पे, और ये अब यहाँ पे क्या होगा कि ये ले गया और बेंड हो गया, ऐसे चला गया, ऐसे निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी डिग्री हो गई, 90। तब इस I को हम लोग बोलेंगे थीटा सी, यानी यही हमारा क्या है, क्रिटिकल एंगल है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2। और कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है, यानी ये कौन सा मीडियम है, ये डेंसर होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, रेयरर होना चाहिए। यानी μ1 को बड़ा होना पड़ेगा किससे, μ2 से। क्या होना पड़ेगा, μ1 को बड़ा होना पड़ेगा किससे, μ2 से। तो अगर मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर करवाना है तो इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से हमेशा बड़ा या क्रिटिकल के बराबर होगा। अब इसके बाद अगर इससे बड़ा कोई रे जाता है, एंगल पे जाता है, मान लो यहां से रे निकला ऐसे गया है ना ये, और अगर ये हमारा I है तो अब ये जो जाएगा इधर से ऐसे वापस आ जाएगा, है ना। अब देख, इससे थोड़ा सा भी बड़ा अगर होगा एंगल, है ना, ये बड़ा हुआ एंगल, इससे ये बड़ा हो गया, यानी इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे, तो अब थीटा यानी क्रिटिकल एंगल से बड़ा कोई भी इंसिडेंट एंगल होगा तो अब रे क्या होने वाला है, जिस मीडियम में गया है उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। तो अब टोटल का टोटल रे क्या हो जाएगा, वापस उससे में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और बाहर नहीं जाएगा, यानी मीडियम 2 में इंटर नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसी फेनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए शुड बी ग्रेटर और इक्वल किसके होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल के। क्लियर है? तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट किसका, बताओ मेरे को, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, है ना। अब इसमें देखो क्या है कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, सिर्फ सब्र करो, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं, ठीक है।
आप लोग बोलोगे सर क्या, तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग बात करने वाले हैं, एक से एक ट्रिक, एक से एक जो है कॉन्सेप्ट सीखेंगे यहाँ पे मजेदार वाला, ठीक है। अब देखो मैं बता रहा हूं है ना कि अगर मैं तुमको बोलूं कि यहां पे भाई फ्रॉम स्नेल्स लॉ, क्या लिखेगा तू, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि μ1 साइन आई इजकल टू μ2 साइन आर। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो सर? अगर बोलो इफ आई को लिख दो थीटा से, यानी क्रिटिकल एंगल लिख दो, क्रिटिकल एंगल, तो भैया कब होगा क्रिटिकल एंगल आई की वैल्यू? जब आर की वैल्यू को 90 डिग्री होना पड़ेगा। समझ में आ रही बात को? तो इसीलिए μ1 इंटू साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन 90। क्लियर है बाबू? तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू μ2, साइन 91 होता है, और अपॉन μ1। अब यहां पे मान लो, समझ लो, अगर मैं रेयरर मीडियम को एयर ले लूं, आइए कोई मीडियम है, ठीक है, यानी कि इफ रेयरर मीडियम क्या हो जाए, एयर हो जाए, और डेंसर मीडियम क्या रहे, एनी मीडियम रहे, ठीक है। तो म्यू, ये μ2 है, तो μ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और μ1 को हम लोग ले लेते हैं म्यू मीडियम, यानी किसी मीडियम के लिए, ठीक है। तो यही हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा बाबू यहाँ पे बताओ तो ये इसी को लिख सकते हैं तुम लोग, क्या चीज, कब, जब किसी मीडियम से एयर में जा रहा है तब। तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन μm हो जाएगा, और थीटा सी की जो वैल्यू जाएगी साइन इनवर्स 1 अपॉन μm हो जाएगा। याद रहेगा? या कोई कोई बुक में म्यू दिया रहेगा सिर्फ, है ना, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है। यानी हम एक स्पेशल केस डिफाइन कर दिए यहां पे, किसके लिए, कि जब मेरा रे कोई मीडियम से कहां जा रहा हो, एयर में जा रहा हो, कहां जा रहा हो, कोई मीडियम से एयर में जा रहा हो, ठीक है। अब क्या मैं इस फॉर्मूला को और भी चेंज कर सकता हूं? तो भाई बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं वो हम लोग यहां पे देखते हैं, ठीक है। तो चलो भाई देखते चलते हैं। अब देखो तुम लोग क्या लिख सकते हो, जो समझना, अगर मान लो कि हमें नहीं दिया हुआ एयर, ये μ1 है और ये हमारा μ2 है, ये रेयर है और ये क्या है, डेंसर है, तो क्या करेंगे, तो देखो क्या लिखेंगे, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, लिख सकते हो। तो भाई यहां क्या लिखेंगे, μ1 इंटू साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन 90 लिख सकते हो। क्यों लिखेंगे, आई को लिख दिए थीटा सी और आर को लिख दिए 90, तो साइन ऑफ थीटा सी के जगह पर क्या हो गया भाई, μ2 अपॉन μ1 हो गया भाई। इसको क्या लिख सकते हो बच्चे तुम, तो यानी कि ये है μ2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, है कि नहीं है, समझना ध्यान से। ये क्या है, μ21 क्या है बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि 1 से कहां गया, 2 में, फिर से समझो, 1 से कहां गया, 2 में, ठीक है। तो यहां पे क्या रहा है, 2 का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्या मैं इस फॉर्मूला को और एडवांस कर सकता हूं, तो बिल्कुल कर सकता हूं बच्चे, ठीक है। क्या भाई क्या कर सकते हैं, जो यहां पे ध्यान से देखो, बहुत ही आसान है, थोड़ा थोड़ा बेसिक्स नॉलेज रखोगे तो समझ में चल रहा आ जाएगा, है ना, समझ में आ जाएगा आसानी से। क्या लिख सकते हैं, और देखो जैसा हम यहाँ पे जानते हैं क्या, कि μ2 इज इक्वल टू c अपॉन v2, यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन वैक्यूम और वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन मीडियम 2, और μ1 को लिख सकते हैं स्पीड ऑफ v1।
तो यहां पे इसीलिए लिख सकते हो तुम साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू म्यू टू के जगह पे लिखे सी और अपॉन V2। और इसको उल्टा लिख दिए तो हो जाएगा क्या, V1 अपॉन सी, कैंसिल हो गया। तो यानी कि साइन थीटा सी इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, यानी कि यह क्या चीज के टर्म्स में हो गया बाबू, वेलोसिटी के टर्म्स में हो गया। ठीक है, किसके टर्म्स हो गया, वेलोसिटी के टर्म्स में हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। अगर मैं यहां पे बोलूं तुमको, क्या सही लिखा हूं, म्यू टू V2 बाय, सॉरी हाँ सही तो है। अगर मैं तुमको बोलूं यहां पे कि अगर यहां पे बाबू कि अगर यहां पे V जो है डायरेक्टली पुश किसके होता है, लेमडा के होता है। क्यों होता है लेमडा के प्रोपोर्शनल डायरेक्टली, बताओ मेरे को। क्योंकि सबको पता है भाई कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्शन में, यानी कि तो अगर यहां पे लिख सकते तो इसलिए साइन ऑफ थीटा सी को लिख सकते तो क्या, यानी कि भी डायरेक्ट कि लेमडा 1, यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये भी तुम लिख सकते हो। तो भाई हम क्या किए कि क्रिटिकल एंगल को हम वेलोसिटी के टर्म में भी लिख दिए, वेवलेंथ के टर्म में भी लिख दिए। और यहाँ पे जो है कि हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, ये वेवलेंथ है 1 में विथ रिस्पेक्ट टू 2, यहाँ वेलोसिटी है 1 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। क्लियर है। तो हम क्या है इसको अलग अलग ढंग से भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अच्छा चलो यहीं तक हमारा सीमित है। क्या है ये, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि इसमें और भी कुछ एनालिसिस है। हाँ बिल्कुल है, और इसको हम लोग ग्राफ से अब इसको समझते हैं। ठीक है, यानी ग्राफ क्या कहता है उसको देखते हैं। ठीक है, चलो भाई ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये कोई मीडियम है, ये है हमारा, ये आई है, और ये क्या है बच्चे, आर है। अगर मैं तुमसे पूछूं बाबू कि अगर ये कोई मीडियम नहीं होता, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो ये रे ऐसे सीधे जाता, तो ये सीधे नहीं जाकर के ऐसे बेंड कर गया, ये तो यही ना डेविएट हो गया, ये डेविएट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो अगर ये सीधे जाता तो ये तो नॉर्मल है, और इसको बोलते हैं इंटरफेस। तो अगर ये एंगल आई है तो ये भी तो आई ही होगा, ये वाला ये आई होगा कि नहीं होगा। तो ये टोटल कितना है, आर है। तो यही ना, देखो ये रे ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे बेंड हो गया तो एंड डेविएस हो गया। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन, बताइए तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ। तो डेल्टा इज इक्वल टू हुआ सर, आर में से आई को घटा दीजिए, आर में से आई को घटा दीजिए। ठीक है, आर में से आई को क्या कीजिए, घटा दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको अगर मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो यहां पर पता है तुम लोगों को क्या भाई, कि साइन आई और अपॉन साइन आर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, म्यू 2 और अपॉन म्यू 1। ठीक है, और साइन आई को हमें लिखना होगा म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इंटू साइन आर। आई की जरूरत है यहां पे, क्या है बताओ मेरे को। अच्छा आई नहीं, हाँ आई नहीं, आर की जरूरत है। तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा बताओ मेरे को। तो यहां से लिख सकता है तू कि साइन ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू 1 और अपॉन म्यू 2 इंटू साइन ऑफ आई। तो आर बराबर आ गया साइन इनवर्स म्यू 1 अपॉन म्यू 2 साइन आई। क्लियर है। तो यहां पुट करो, तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ मेरे को, आर के जगह पर साइन इनवर्स कितना, म्यू 1 अपॉन म्यू 2 इंटू साइन ऑफ आई और माइनस ऑफ आई। यानी अब यहां पे क्या हुआ
कि डेल्टा दो चीज पे डिपेंड कर रहा था, आई पे और आर पे। और आर किस पे डिपेंड कर रहा है? आई पे, कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बदलेगा। तो हमने क्या किया कि दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में चेंज कर दिया। मतलब क्या कि भाई आर को भी आई के टर्म्स में लिख दिया। तो आर को भी जब आई टर्म्स में लिखा तो आर की जगह पर इतना आया और यहां पे लिख दिया। तो क्या है कि μ1 कांस्टेंट है, μ2 भी कांस्टेंट है। तो अब डेल्टा किस पे डिपेंड कर रहा है? आई पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? यानी डेल्टा जो है किसका फंक्शन हो गया? आई का फंक्शन हो गया भाई। कि जैसे जैसे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलेगा एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा? बदलेगा। ठीक है, अब यहां पे आया हुआ है क्वेश्चंस कंपटीशन में, क्या आया हुआ है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो भाई देखते हैं उसको भी हम लोग। तो अब देखो ध्यान से कि अगर मैं बोलूं यहां पे है ना कि इफ, समझना, इफ आर की वैल्यू है ना, आर की वैल्यू π/2 हो जाए तो आई कितना हो जाएगा? θc हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसलिए डेल्टा क्या हो जाएगा? डेल्टा आपका जो है वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होगा। तो कितना हो जाएगा भाई आपका डेल्टा मैक्स? उसी के लिए रिफ्रैक्शन के लिए ना। डेल्टा मैक्स किसके लिए? फॉर रिफ्रैक्शन, नोट फॉर रिफ्लेक्शन। डेल्टा मैक्स किसके लिए? रिफ्रैक्शन, क्योंकि रिफ्रैक्ट हो गया यहीं पे आ सकता है। जैसे यहां से इधर आया तो रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डेल्टा मैक्सिमम कहां के लिए? रिफ्रैक्शन के लिए पूछ रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? आर की वैल्यू π/2 होगी, क्योंकि मैक्सिमम ये कितना हो सकता है? π/2 हो सकता है। तो π/2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? π/2 माइनस ऑफ θc। यहाँ पे एक ग्राफ आया हुआ है, क्या, जो समझो बात को, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये हमारा डेल्टा है। तो देखते हैं क्या है कि यहां पे देखेगा तो ये साइन का ग्राफ है। ठीक है, किसके? डेल्टा, साइन इनवर्स का ग्राफ है। ठीक है, यानी कि एक कर्व होगा। तो कर्व कैसा है भाई? तो इस तरीके से आपका जो है ना कि चेंज होगा, इस तरीके से चेंज होगा। ठीक है, फिर जैसे ही हमारा, ठीक है, अब यहां पे क्या होगा? ये तो ग्राफ है। ठीक है, अब क्या होगा कि डेल्टा मैक्सिमम कब हो जाएगा? जब हमारा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? θ/2 हो जाएगा। तो यहां पे क्या है हमारा? थीटा जो है, आई जो है किसके बराबर है? θc के बराबर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? और उसके बाद क्या होगा कि ये अचानक जो है ना बढ़ करके, और उसके बाद जैसे ही अब जो इसके बाद जाएगा, यानी इसके बाद का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से होगा। ठीक है, और यहां पे देखो डेल्टा कितना है? 0 हो गया। तो डेल्टा कब 0 हो जाएगा? जब आर और आई इक्वल हो जाए। यानी कि ये देखो यहां ध्यान से पहले है ना, ये किसका ग्राफ है? यानी ये किसके लिए वैलिड है बताओ मेरे को? ये वैलिड है जब हमारा आई जो है वो लेस देन इक्वल है किसके? π/2 के, सॉरी θc के, यानी कि क्रिटिकल एंगल के। और जैसे ही एक बार ये क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, यानी कि आर की वैल्यू 90 डिग्री हो गया, तो फिर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा आपका। और यहां पे डेल्टा की वैल्यू 0 है। कब होगी? जब θc की वैल्यू π/2 हो जाएगी। तो अगर यहां पे θc की वैल्यू कितनी, यानी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/2। तो अगर आई के जगह पर भी, यानी इसके जगह पर π/2 लिख देंगे तो π/2 माइनस π/2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डेल्टा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि यहां के बाद, यानी कि डेल्टा की वैल्यू π/2 माइनस आई की ग्राफ है, यानी कि y इजिकल टू माइनस एक्स प्लस सी है कि नहीं है? y इजिकल टू माइनस एक्स, यानी आई है x, तो माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हो तो माइनस आई प्लस π/2, आइए डेल्टा। तो y इजिकल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये ग्राफ स्लोप कितना है? -1 है। तो ये हमारा 31, 35 पे होता है, यही हमारा एंगल है। तो ये ध्यान रखें कि एंगल ऑफ डेविएशन और इंसिडेंट एंगल के बीच का ये ग्राफ है जो आपको याद रखना है। तो जब हमारा आई लेस देन हो θc के, तो इस तरह से वैलिड होगा। यानी यहां पे लिखा हुआ है डेल्टा की वैल्यू साइन के टर्म्स में, और जैसे ही एक बार आर की वैल्यू π/2 हो गई, रिफ्रैक्शन खत्म, फिर क्या हो गया? रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन क्या होता है? डेल्टा स्ट्रेट लाइन होता है ना, लीनियरली वेरी करता है।
रिफ्रैक्शन में साइन के टर्म्स में वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको ग्राफ आपको याद रखना है, ठीक है। क्या रखना है? ये आपका ग्राफ, ये क्वेश्चंस नीट में आया हुआ है, ठीक है। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलो भाई ठीक है यहां तक। अब हम लोग और देखते हैं आगे। ओके तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस में क्या है कि विथ रिस्पेक्ट टू एयर, समझ रहे हो बात को? क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो यानी कि एक मीडियम तो एयर हो गया। क्रिटिकल एंगल इन ए मीडियम फॉर लाइट ऑफ रेड लाइट के लिए कितना दिया हुआ है? लेमडा दिया हुआ है। और उस लेमडा के लिए जो वेवलेंथ है लेमडा 1 रेड के लिए, उस रेड के लिए जो क्रिटिकल एंगल है किसी मीडियम में वो थीटा है। अदर फैक्ट्स रिमेनिंग सेम, बाकी सब कुछ यानी कि अगर बात करें मीडियम पहले से जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। और सारी चीज अगर सेम रहती है तो बोला क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट फॉर येलो कलर, तो येलो कलर के लिए क्या होगा क्रिटिकल एंगल? यदि येलो कलर का जो वेवलेंथ हो कितना हो? लेमडा हो। यानी क्या हो रहा है? हमारा कलर चेंज हो रहा है। इस कलर का वेवलेंथ लेमडा 1 है, इसका वेवलेंथ लेमडा 2 है। तो हम लोग ऑलरेडी लेमडा के रिस्पेक्ट में हम लोग स्नेल्स लॉ पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ध्यान से, हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? हम जानते हैं कि फॉर क्रिटिकल एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एयर, है ना, तो साइन थीटा सी लिख देते हैं। क्या होता है? 1/μ होता है, यानी कि 1 हो जाता था एयर के लिए, और म्यू किसके लिए? मीडियम के लिए। अच्छा चलो ये तो ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे म्यू से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जो सॉल्यूशन करना है वो लेमडा के टर्म्स में करना है। तो याद करो, आप लोग ये जानते थे क्या कि म्यू जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता था? वेलोसिटी के। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कम, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा। और क्या पढ़े थे? वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? लेमडा के। यानी कि v बढ़ेगा तो लेमडा भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे म्यू क्या था, सॉरी फ्रीक्वेंसी क्या था यहाँ पे बच्चे? कांस्टेंट था। याद करो आप, फ्रीक्वेंसी क्या था? कांस्टेंट था। यानी कि अगर म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, और अगर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेमडा है, तो फिर म्यू भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? लेमडा के। और यहाँ साइन थीटा क्या है? थीटा सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? म्यू के, यानी कि उल्टा है ना। तो यानी कि यहाँ पे यानी क्या हो जाएगा कि इंसिडेंट एंगल जो यानी क्रिटिकल एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेमडा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे साइन थीटा सी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू है, और साइन थीटा सी जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? लेमडा के, क्योंकि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके होता है। तो भाई यानी कि जिसका लेमडा ज्यादा उसके लिए क्रिटिकल एंगल भी कितना? ज्यादा। अब बताओ, आप देखो ध्यान से, अगर मैं तुमको बोलूं तो वाइबगियोर के बारे में देखो, VIBGYOR, है ना, वाइबगियोर। तो भाई देखो ध्यान से, रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, येलो का वेवलेंथ कम है। यानी लेमडा 2 जो यहाँ पे है वो छोटा है किससे? लेमडा 1 से। इसका मतलब थीटा सी जो होगा किसके लिए? येलो के लिए जो होगा वो कम हो किससे? थीटा सी किसके लिए? रेड के लिए। यानी कि रेड का कितना है? थीटा है। तो भैया क्या होगा? येलो के लिए लेस देन थीटा होगा। सिंपल सा है। तो यहां ध्यान रखना है कि क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1/μ, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो जिसका लेमडा कम उसका क्रिटिकल एंगल भी कम, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका क्रिटिकल एंगल भी ज्यादा। क्लियर है? चलिए इसको देख लीजिए। बोल रहा है क्या कि व्हाट लाइट इज इंसिडेंट ऑन, सॉरी व्हाट नहीं वाइट होगा, व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ ग्लास एंड एयर। यानी कि ग्लास है, ये क्या है बाबू? आपका ग्लास है, और ये क्या है? एयर है, ठीक है। तो ग्लास एंड एयर एज शोन इन द फिगर, इफ ग्रीन लाइट, है ना, ग्रीन लाइट इज जस्ट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। यदि यानी कि जो ग्रीन लाइट है ये अगर ये टोटली जस्ट टोटली मतलब जस्ट टोटली का मतलब क्या कि एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल पे जा रहा होगा, यानी कि ये जो एंगल होगा वो क्या होगा बाबू? थीटा सी के बराबर होगा ना, यानी कि जस्ट क्रिटिकल एंगल पे ये जा रहा होगा बच्चे, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल से जा रहा होगा तो यानी ग्रेजुअली जो है कि इंटरफेस को क्या करेगा? ग्लेज करेगा। अब ये बोल रहा है क्या कि ठीक है भाई, तो देन द इमर्जिंग रे, ठीक है ना, देन द इमर्जिंग रे इन द एयर, तो एयर में कौन कौन सा रे निकलेगा? यानी कि इसमें क्या होगा कि पूछ रहा है कि कौन कौन सा रे टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाएगा और कौन कौन सा रे एयर में चला जाएगा। तो ऑप्शन क्या है
कि येलो ऑरेंज रेड एयर में जाएगा, बाकी रिफ्लेक्ट हो जाएगा टोटली, या वायलेट इंडिगो ब्लू एयर में जाएगा, बाकी सब टोटली क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, या थर्ड में बोल रहा है क्या कि ऑल यानी सभी के सभी टोटली इंटरनल यानी कि एयर में चले जाएंगे, ठीक है, और या फिर सभी जाएगा लेकिन ग्रीन वाला तो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गया है तो ग्रीन वाला नहीं जाएगा। यही ऑप्शन हमें बताना है। तो बहुत सिंपल है इसको बताने का मतलब। हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं क्या भाई कि क्रिटिकल एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेमडा के, यानी कि क्रिटिकल एंगल जो है बाबू साइन थीटा सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लेमडा के है। समझ में आ रहा है बात को, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो अगर जिसका लेमडा कम उसके लिए क्रिटिकल एंगल भी कम होगा। यहाँ पे क्या है, व्हाइट लाइट है, यानी सभी के लिए क्रिटिकल एंगल क्या है, सेम है। तो अगर तुम देखेगा तो वी आई बी जी वाई ओ आर का अगर कॉन्सेप्ट देखें तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम देखेंगे तो देखेंगे क्या कि येलो ऑरेंज रेड का जो वेवलेंथ है वो ग्रीन से ज्यादा है। तो अगर ज्यादा है तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल भी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। किसके लिए, ऑरेंज येलो ऑरेंज रेड के लिए। लेकिन यहां पे तो क्रिटिकल एंगल भाई फिक्स है ना, व्हाइट लाइट के लिए ये तो फिक्स है। तो इस एंगल से अगर येलो ऑरेंज रेड जाता है तो वो तो भाई ज्यादा एंगल पे जाएगा तभी ग्लेज करेगा, और कम एंगल पे क्या हो जाएगा, एयर में निकल जाएगा कि निकल जाएगा। समझ में आपको। लेकिन आप देखें बाकी वायलेट इंडिगो ग्रीन के लिए तो कम चाहिए क्रिटिकल एंगल, लेकिन हाई ये यानी ग्रीन से कम चाहिए, लेकिन हाई तो इतना यानी ग्रीन से कम चाहिए और जा रहा है इसी पे। समझ में आ रहा है बात। इसके लिए हमें क्रिटिकल एंगल ग्रीन से कम चाहिए, लेकिन ये तीनों जा रहा है कितना पे, इतना पे, यानी कि इन तीनों के लिए इसे कम ही चाहिए था। मान लो ये चाहिए था किसके लिए, इंडिगो के लिए, ये चाहिए किसके लिए, वायलेट के लिए, है ना। तो वायलेट के लिए इंडिगो के लिए कम चाहिए, लेकिन जा रहा है कितना पे, इतना पे। यानी इन दोनों का जो क्रिटिकल एंगल होगा, वायलेट का, इंडिगो का, ब्लू का, वो इस व्हाइट वाले से कम होगा, लेकिन सारे के सारे रे जा रहा है व्हाइट पे। यानी कि ऑलरेडी ये वाला क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे जा रहा है। तो अगर कोई रे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे इंसिडेंट होगा तो वो तो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होना है, यानी ये तो टोटली क्या होगा, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन। क्यों, क्योंकि इन तीनों का क्रिटिकल एंगल ग्रीन से कम चाहिए और जा रहा है सब ग्रीन के बराबर में। तो भाई इस तीनों टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऑरेंज, येलो और रेड के लिए जो चाहिए वो क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो अगर हमारा ज्यादा चाहिए तो थीटा सी जो होगा वो क्या होगा भाई, ज्यादा होगा किससे, थीटा डैश सी क्या होगा, थीटा सी से ज्यादा होगा। तो ज्यादा तो है नहीं सारे, तो यानी कि ये थीटा सी पे ही जा रहा है, थीटा सी पे जा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, इन तीनों के लिए ज्यादा चाहिए क्रिटिकल एंगल, लेकिन है कम। तो इसको तो मजबूरी में बाहर जाना पड़ेगा, यानी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो भाई येलो, ऑरेंज और रेड क्या होगा भाई, एयर में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा चाहिए और है कम, है ना। तो भाई ये बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये सब क्या हो जाएगा, अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो देखो उधर क्वेश्चंस पढ़ो, है ना, तब समझ में आएगा। क्वेश्चंस क्या है कि मटेरियल ए हैज क्रिटिकल एंगल आई ए, यानी दो मटेरियल है, एक ए और बी। तो ए का क्रिटिकल एंगल आई ए है और बी का क्रिटिकल एंगल आई बी है। और आई बी क्या है, बड़ा है किससे, बताओ मेरे को, आई ए से। तो तुम लोग जानता है कि नहीं जानता, क्या जानता है, साइन ऑफ आई जो होता है 1/म्यू होता है। तो यहां देखो साइन ऑफ आई ए बराबर 1/म्यू ए होगा ए मटेरियल के लिए, और साइन ऑफ आई बी जो होगा 1/म्यू बी होगा। अब बताओ दिया हुआ है कि भाई यहां पे हेयर आई बी बड़ा है किससे, आई ए से। तो भाई अगर ये बड़ा है तो ये तो छोटा होगा, तो म्यू ए जो होगा, देखो ध्यान से, क्रिटिकल एंगल किसका बताओ मेरे को, ए का छोटा है किससे, बी से। तो क्रिटिकल एंगल छोटा का मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, है ना। तो भाई म्यू ए ग्रेटर देन म्यू बी, सही है। यानी कि क्या भाई, कि अगर ये ज्यादा तो ये कम, और ये कम तो ये ज्यादा। तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का क्या हो गया,
कम हो गया। समझ में आया बात? आगे पढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो बोल रहा है कि लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड व्हेन इट पासेस फ्रॉम बी टू ए। फिर बोल रहा है कि लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, यहां पे व्हेन इट पासेस फ्रॉम ए टू बी। सुनो ध्यान से। तो भाई ये लाइन तो सेम है। तो देखो पहले तो बताओ कि डेंसर कौन हुआ। तो ये डेंसर हुआ ए वाला, और रेयरर कौन हुआ? तो बी वाला रेयरर हुआ। तो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, यानी ए से बी में जाना चाहिए। तो भाई यहां पे है टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड व्हेन पासेस फ्रॉम बी टू ए, यहां पे ए टू बी। तो दूसरा नंबर तो सही हो गया। अच्छा, और हमारा ऑप्शन क्या है कि 1 या थर्ड, 1 या फोर्थ, 2 या थर्ड, या 2 या फोर्थ, है ना। तो हमें और चेक करना पड़ेगा। तो हमें क्या है कि क्रिटिकल एंगल फॉर टी आई आर इज आई बी माइनस आई ए, या फिर क्रिटिकल एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में क्रिटिकल एंगल। तो निकाल लो, और क्या क्या लिखोगे तुम, बताओ मेरे को। सर क्रिटिकल एंगल बिटवीन ए बी के रिस्पेक्ट में, नहीं क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/μ ऑफ ए बी हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यानी क्रिटिकल एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा 1/μ ए बी, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो बी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ आई ए बी इज इक्वल टू म्यू बी और बटा में म्यू ए होगा। अच्छा, और ये म्यू बी बटा म्यू ए को क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ आई ए बटे में साइन ऑफ आई बी, है ना। यहां पे कितना साइन ऑफ आई ए बी, है ना। यानी ए बी के रिस्पेक्ट में लिखना है तो हमें म्यू बी ए बी के रिस्पेक्ट में लिखना होगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या हो जाएगा भाई म्यू ऑफ ए बी, यानी कि म्यू ए और बटा में म्यू बी। तो यहाँ पे उल्टा है तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, तो म्यू बी बटे म्यू ए हो जाएगा। और हम लोग ए और बी के बीच में लिख सकते हैं म्यू ए साइन ऑफ आई ए बराबर म्यू बी साइन ऑफ आई बी, है ना। किसके बीच में? ए और बी के बीच में। क्यों? क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है जब लाइट ए से बी में जा रहा है। तो म्यू ए साइन, तो यहाँ पे क्या हो सकता है भाई कि म्यू बी बटे म्यू ए बराबर साइन ए बटे साइन आई बी, है ना। तो यहाँ पे तो इसीलिए आई ऑफ ए बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन ऑफ आई ए और बटा साइन ऑफ आई बी। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सिंपल सा फंडा है, हमें ए बी के बीच में निकालना है। तो हम 1/μ ए बी लिख दिए और खत्म हो गया। तो यानी क्या हो जाएगा क्रिटिकल एंगल बिटवीन ए एंड बी इज साइन इनवर्स साइन ऑफ आई ए और साइन ऑफ आई बी। क्लियर है? तो हमारा ये भी सही है बाबू, है ना, ये भी सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? सेकेंड और फोर्थ, यानी कि ये चौथा नंबर जो ऑप्शन है क्या है? सही है। कौन कौन सा? सेकेंड और फोर्थ। क्लियर है? तो देखो ये जो पूरा जो 3 क्वेश्चंस था ये बेसिक क्वेश्चंस था, यदि नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलो और हम लोग इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। चलो देखते हैं क्या है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच टी आई आर टेक्स फ्रॉम सरफेस ए टू बी। यानी कि ये थीटा का वैल्यू कितना हो कि इस ये रे यहां पे जाए तो इस सरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। मतलब कहने का कि अगर इस पे तू नॉर्मल अगर खींचेगा तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डालो, है ना, डालेंगे ना भाई परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर पहले डालते हैं, यही नॉर्मल हो गया। तो ये एंगल को क्या बोलेंगे? आई। तो इसको इधर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अच्छा, तो क्या होना चाहिए बताओ मेरे को? यहाँ पे होना चाहिए क्या? ये इस आई की वैल्यू, यानी कि साइन आई इज इक्वल टू क्या? तो 1/μ होता है। अच्छा 1/μ का मतलब कितना हो गया भाई? 1/μ देख लो यहाँ ध्यान से। तो म्यू कितना 3/2 है, तो 2/3 हो जाएगा। तो साइन आई की वैल्यू कितना होना चाहिए? 3/2 होना चाहिए। अच्छा अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो तुमको पता चलेगा कि ये तो नॉर्मल है। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि एक काम कर, इसको यहां से ऐसे मिला दे, मिला सकता है तू? बिल्कुल। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर ये हॉरिजॉन्टल से ये सरफेस थीटा बनाते, यहाँ भी ये थीटा बनाएगा।
और ये 90 डिग्री है कि नहीं, देखो इसको छोड़ दो तुम, इसको अभी भुला जाओ, ये 90 डिग्री है कि नहीं है, तो ये हमारा कितना है 90 माइनस थीटा है, तो ये भी आई भी कितना हो जाएगा, ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके जगह पर साइन 90 माइनस थीटा को क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा या इक्वल होना पड़ेगा किससे, 2/3 से। क्यों, क्योंकि 4TIR साइन ऑफ थीटा सी क्या होता है, बड़ा होता है किससे, 1/μ से, या इक्वल होता है, तभी तो ज्यादा जा करके अपने जो है क्या हो पाएगा, यानी कि थीटा आई की वैल्यू आई थीटा से बड़ा होना चाहिए ना, तो भाई इसको बड़ा होना चाहिए इससे, तो यानी साइन 90 में चलेगा तो कॉस, तो कॉस थीटा जो है बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए कितना 2/3 से, इसलिए थीटा को बड़ा होना पड़ेगा कॉस इनवर्स 2/3 से, है ना। यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा से बड़ा होना चाहिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है 1/μ होता है, क्योंकि ये तो एयर है और ये म्यू है, तो यानी कि इस म्यू से एयर में जा रहा है लेकिन बाहर नहीं जाना चाहिए, इसी के अंदर वापस आना चाहिए। तो भाई ये तो हमारा लिमिटिंग कंडीशन है, लेकिन इन जनरल TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए जो इंसिडेंट एंगल होना चाहिए वो क्रिटिकल से ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 1/μ से या तो बराबर होगी या बड़ा होगी। तो भाई यानी कि इसको हम लोग आई को निकाल लिए, तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो साइन ऑफ आई के जगह पर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा को बड़ा होना पड़ेगा 1/μ से, यानी कि 2/3 से, तो कॉस थीटा, तो थीटा को बड़ा होना पड़ेगा कॉस इनवर्स 2/3 से। क्लियर है कि नहीं, कि छोटा होना पड़ेगा, बताओ मेरे को। अगर कॉस थीटा ग्रेटर इतना है तो थीटा को इससे बड़ा होना पड़ेगा ना, कॉस इनवर्स से बड़ा होना पड़ेगा। आगे देखते हैं, चलो भाई और आगे देखते हैं क्या, भाई ये बताओ मेरे को, ये क्वेश्चंस देखो, ठीक है। ये क्वेश्चंस क्या है जो ध्यान से देखिए, ये बोल रहा है क्या कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू, ठीक है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ D/R, यानी कि इसका जो थिकनेस है वो D है, और ये जो पाइप जो है ना यू शेप में जो बेंड है ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का है, नोट सर्कुलर, तो ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, अगर ये D हुआ तो ये भी D होगा। क्लियर है ना। तो बोल रहा है क्या कि आप मिनिमम वैल्यू निकालिए किसका, ये जो बेंडिंग है, ये जो कर्व है, इस कर्व का इंटरनल रेडियस R दिया हुआ है और इसका थिकनेस कितना है D है। कब, जब लाइट इंटर्स एट B, जितना लाइट A पे इंटर करे, इंटर एट A पे जितना इंटर करे, एमर्ज एट B, उतना ही B पे क्या हो, यहां से बाहर हो जाए। यानी कि बाबू इसमें कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए, किसका, लाइट का। और लाइट किसी पाइप के अंदर कब लॉस नहीं होता है, जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है तो भाई क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, तो ये सिंपल सा ये हो जाएगा कि जल्दी बताइए क्या होगा यहां पे, जल्दी बताइए आप मेरे को। तो ये हो जाएगा आपका, हम इस डायग्राम को फिर से यहां पे बनाते हैं, ठीक है। तो भाई बना लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको भूल जाते हैं या बस इतना ही डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, तो चलो यही डायग्राम हम यहाँ पे बना लेते हैं। हम स्क्वायर है ये हमको पता है, इसलिए अब स्क्वायर के में कंफ्यूज नहीं होना है ना, यही है डायग्राम मेरा। तो ये सेंटर है मेरा। अब देखो ध्यान से, मान लो कि यहां से कोई एक रे ऐसे रे गया तो यहां टकराएगा ऐसे, अब यहां पे टकराएगा, यहां पे नॉर्मल डालेंगे, तो ये भी तो कर्व है ना, तो इसका सेंटर भी कहां होगा, यहीं पे होगा, तो नॉर्मल कहां डालेंगे भाई, सेंटर से। तो सेंटर से नॉर्मल डाल दो तुम लोग, डाल दिए भाई सेंटर से नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे है इस फेस पे, और यही हमारा आई है। तो भैया इस आई को क्रिटिकल एंगल के अगर बराबर हो जाए तो ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी इधर नहीं जाएगा।
तो यहीं पे लिखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन आई को क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा या बराबर होना पड़ेगा किससे, 1/μ से। यानी कि साइन आई ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, म्यू कितना दिया हुआ है इसका 1.5 है ना, तो यानी कि फिर से 2/3 से। क्लियर है। अच्छा, तो ये तो हमारा आई हो गया। अगर मैं यहां से ऐसे मिलाऊं वर्टिकल लाइन से, ठीक है ना, और अगर मैं बोलूं ये आई है, तो ये देखो ये वाला डिस्टेंस यहां से है ना, ये तुमको पता है ना, ये कितना है, ये है हमारा आर प्लस डी, है कि नहीं है। अच्छा, ये तो आर प्लस डी है, और ये हमारा जो है ना कि अगर देखा जाए इसको, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये तो आर के बराबर हो जाएगा। तो अगर यहां पे मैं लिखूं, यहां पे है ना क्या भाई, tan आई है ना, तो क्या लिख सकते हैं जी, tan आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा सॉरी, तो वही लिखते हैं यहाँ पे, साइन आई लिख देते हैं ना, तो साइन आई को यहीं पे लिख देते हैं हम लोग, साइन आई बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कितना हो सकता है ये, आर अपॉन आर प्लस डी को बराबर होना, बड़ा होना पड़ेगा इससे, कितना से, 2/3 से। क्लियर है। यानी कि क्या भाई, तो आर अपॉन आर प्लस डी को ग्रेटर है, इक्वल है किसके, 2/3 के। इसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, 3r ग्रेटर देन इक्वल टू, या उल्टा कर दो इसको, क्योंकि r/d का रेशियो निकालना, तो इसको उल्टा कर दो, तो क्या लिख सकते हो, r प्लस डी बाई आर ग्रेट, उल्टा हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3/2। इसको उल्टा किए तो ये साइन को क्या कर दिए, हम चेंज कर दिए, क्यों, क्योंकि हमें r/d/r निकालना है। ठीक है, तो आप देखो आराम से निकल जाएगा, क्या, इसको डिवाइड करो, तो r/r प्लस d/r लेस देन इक्वल टू 3/2, तो ये 1 हो गया, तो d/r लेस देन इक्वल टू 3/2 -1 है ना, तो यानी कितना हो सकता है, d/r लेस देन इक्वल टू 1/2 है ना, यानी कि d/r जो होगा वो लेस देन होगा कितना से, 0.5 से। यानी कि इसका थिकनेस और ये रेडियस इंटरनल का जो रेशियो होना चाहिए वो 0.5 से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो जो भी रे जाएगा वो टोटली इसी के अंदर वापस आएगा, फिर यहां से होगा, फिर यहां से जिगजैग करता हुआ यहां से वापस निकल जाएगा, और कोई भी अमाउंट का लॉस नहीं होएगा। क्लियर है। चलिए, कोई क्लियर, तो हम लोग आगे और बढ़ते हैं भाई, इसको हम लोग बनाते हैं, है ना, इजी है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, देखना है कि क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है। अब देखो इसको, ये क्वेश्चंस को देखो ध्यान से, क्या है क्वेश्चंस, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, यानी म्यू की मिनिमम वैल्यू निकालनी है ताकि फॉर विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट वर्टिकल फेस, यानी इस वाला फेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके। तो अगर इसको मैं यहां से बोलूं, तो यहां से देखो ध्यान से, इसको मैं बड़ा बनाता हूं यहां पे, और तब तुम लोग को समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे दिया हुआ, कितना दिया हुआ, ये θ0 है। अच्छा, तो ये तो रेयर है, ये डेंसर है, तो नॉर्मल की तरफ घूम जाएगा, तो ये नॉर्मल की तरफ घूम गया, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच दो। अब यहाँ पे जो ये अगर है मेरा θ0, तो ये तो निकाल सकते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये r है तो ये कितना हो जाएगा, 90 - r, और इस 90 - r को क्रिटिकल एंगल के बराबर होना चाहिए या इससे बड़ा होना चाहिए, ताकि यहां पे TIR हो सके कि नहीं। तो देखो कैसे हम लोग बनाते हैं इसको, है ना, यानी इस एंगल को क्या होना पड़ेगा, बताओ मेरे को, यानी कि साइन ऑफ 90 - r को बड़ा होना पड़ेगा या इक्वल होना पड़ेगा, किसके, 1/μ के। क्लियर है, क्योंकि फॉर TIR हमें करवाना, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो भैया मेरे cos r जो होना चाहिए बराबर या बड़ा होना चाहिए किससे, 1/μ से।
चलो बहुत अच्छी बात है। अब ये cos r का वैल्यू आएगा कहां से, तो यहां से आएगा। तो इसको मान लो a, इसको मान लो b। तो एट, देखो यहां ध्यान से मैं यहां लिख रहा हूं, एट सरफेस a क्या लिख सकता है, μ1 साइन थीटा नोट इज इक्वल टू μ2 की जगह पर इसका रिफ्लेक्ट म्यू है तो म्यू इंटू साइन आर। और ये μ1 कितना है, 1 है ना, तो भाई साइन आर की वैल्यू आ गई यहां से, तो साइन ऑफ आर बराबर साइन ऑफ थीटा नोट और अपॉन में म्यू। क्लियर है। हमें कॉस आर की वैल्यू चाहिए, साइन आर पता है, तो इसको लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नोट और अपॉन म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, है ना। क्लियर है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और यहीं से हमारा मिनिमम वैल्यू निकलेगा किसका, म्यू का। ठीक है, तो भाई निकालते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, तो निकाल देते हैं वहां से। कैसे निकालेंगे जी, बताओ मेरे को तुम। तो इसको तुम स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नोट अपॉन म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन म्यू स्क्वायर। यहाँ पे म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा नोट और अपॉन में म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन म्यू स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। ये भाई म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा नोट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसको उधर इसको इधर, हमें क्या करना है भाई, इसको इधर कर दो, तो म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा नोट। अब देख म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा नोट, तो हमें म्यू की वैल्यू इससे ज्यादा या इसके बराबर होना चाहिए, तो हमें मिनिमम चाहिए, तो फॉर मिनिमम वैल्यू, तो इससे ज्यादा तो नहीं ले सकते हो ना म्यू की वैल्यू, इतना मिनिमम लो, तो मिनिमम के इक्वल ना, तो यानी कि म्यू मिनिमम जो होगा, मिनिमम के लिए कौन सा इक्वल वाला हो जाएगा, तो इक्वल कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा नोट, यही मिनिमम वैल्यू जाएगा किसका, म्यू का, है ना, उस स्लैब के लिए। तब जाकर के इस वर्टिकल फेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर है। तो देखो कुछ नहीं करना है, पहले तो ये देखना है कि हमें कहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है। जिस पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या जिस सरफेस पे, उसका जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, यही है, यानी यही कॉन्सेप्ट। अगर एयर है इधर तो फिर ऊपर 1 हो जाएगा, आई म्यू सीधे सीधी मीडियम वाला यूज होगा। ठीक है।